हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज AK चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल GS by AK चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करना चाह रहे हैं नवंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर एनालिसिस पर। इसके अंतर्गत हम नवंबर मंथ के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी बातचीत हम प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन देख लीजिए, पुणे, मुंबई, कोलकाता और भोपाल। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोपाल। जी हाँ, आप सब जानते हैं तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। तो भोपाल के अंदर ध्यान रखिएगा, भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। भोपाल के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करना चाहें तो ध्यान रखना, उद्घाटन किसने किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, उद्घाटन किया गया है माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और ध्यान रखिएगा कितनी तारीख को किया गया है, तो 15 नवंबर के दिन ध्यान रखिएगा उद्घाटन कार्यक्रम किए गए हैं। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें तो भोपाल में स्थित जो रेलवे स्टेशन है इसका उद्घाटन किया गया है, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका किया गया है, उद्घाटन कार्य किया गया है। बात करेंगे कि यह जो रेलवे स्टेशन है वो PPP मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। यहाँ पर PPP का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है। यह देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है और याद रखना यहाँ पर वह सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो याद रखना एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए। ओके, तो यह सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा करंट अफेयर क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, दूसरा ऑप्शन है आशिफ अली, तीसरा ऑप्शन है बाबर आजम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ध्यान रखिए विशेष रूप से रिकॉर्ड तोड़ा गया है विराट कोहली का। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सबसे कम पारियों में ध्यान रखिएगा 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, चलिए डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने 68 पारियों में 2500 रन बनाए थे, ध्यान रखिएगा। अब बाबर आजम ने 68 पारियों के स्थान पर केवल 62 पारी 62 पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो याद रखिएगा इस नंबर पर पहले नंबर पर कौन आ चुके हैं? बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर कौन है प्यारे साथियों? तो विराट कोहली है, विराट कोहली है। और अगर हम बात करें, ध्यान रखना तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा एरॉन फिंच है। और एरॉन फिंच किस टीम के खिलाड़ी है? ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं। तो तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा एरॉन फिंच। ठीक, ध्यान रखिए। तो पहले नंबर पर कौन है? बाबर आजम। दूसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा विराट कोहली। और तीसरे नंबर पर है एरॉन फिंच, जिन्होंने सबसे कम पारियों में याद रखना 2500 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित होगा, यानी कब से आयोजित होगा? पहला ऑप्शन देख लीजिएगा 20 नवंबर से, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 13 नवंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों 20 नवंबर से। तो याद रखना गोवा में क्या होने वाला है? तो गोवा में आयोजन होने वाला है भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक,
कब से आयोजन प्रारंभ होगा, तो ध्यान रखना 20 नवंबर से प्रारंभ होगा। चलिए फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 20 नवंबर से ये प्रारंभ होगा। कहां पर होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा गोवा में होने वाला है। और क्या होने वाला है, तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रारंभ होने वाला है। कौन सा एडिशन होने वाला है, तो 52वां एडिशन होने वाला है, ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करें तो ये 20 नवंबर से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा मेरे प्यारे साथी, तो 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें। तो यहां पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से बन सकते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन बना सकता है कि 2021 में जो गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ उसका एडिशन बताइए। तो एडिशन आप क्या लगाएंगे, 52वां। कौन सा एडिशन है प्यारे साथियों, 52वां एडिशन है। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जामिनर ये पूछ ले कि गोवा में जो भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ ये कब से कब तक हुआ, तो ध्यान रखना 20 तारीख से 28 नवंबर के बीच में हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको आप ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लीजिए, ई अमृत पोर्टल, दूसरा ऑप्शन है परिवहन पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है ई परिवहन पोर्टल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई अमृत पोर्टल। क्या होगा इसके तहत, तो इसके तहत ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे उनकी याद रखना ऑनलाइन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और आज के वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वर्तमान जो वाहन है इससे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर, ताकि हम जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं वो कम कर सकें और पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है इसके संरक्षण में अपना योगदान दे पाए। ओके, क्लियर है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है ई अमृत पोर्टल। अगर हम बातचीत करें ये ई अमृत पोर्टल का लॉन्च कब किया गया है, ध्यान रखिएगा भारत ने ई अमृत पोर्टल को लॉन्च कब किया है, तो 10 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है ये पोर्टल, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया है। और याद रखना इसमें ई अमृत पोर्टल में भारत के परिवहन की तुरंत ई गतिशीलता क्रांति लाने के लिए इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, यहां पर आपके लिए जानना ये अनिवार्य है कि ई अमृत पोर्टल के निर्माण में किस देश की सरकार ने सहयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा ई अमृत पोर्टल के निर्माण में जो यूके गवर्नमेंट है, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा इसने भी सहयोग किया है। ओके, लॉन्च किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, 10 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर को, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च को और चौथा ऑप्शन है 18 अगस्त को। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। क्यों मनाते हैं यह दिवस, तो यह दिवस मनाया जाता है निमोनिया रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ओके, चलिए कुछ विशेष फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करेंगे कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना 12 नवंबर को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है। अब यहां पर मैं चाहूंगा कि आप कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सीखते हो। चलिए, अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि निमोनिया से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, मनुष्य के लंग्स प्रभावित होते हैं। इससे प्रभाव क्या होता है, तो इससे प्रभाव होता है फेफड़ों में एक प्रकार से द्रव भर जाता है, याद रखिएगा, और हमें निमोनिया रोग हो जाता है। लक्षण क्या है इसके, तो लक्षण है ध्यान रखना लगातार खांसी आना व बुखार रहना, यही इसके मुख्य लक्षण के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ पर आपको साइंस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट समझाना चाहूंगा, उसे भी आप समझते हुए चलिए। अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताइए पीलिया रोग में मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिएगा पीलिया रोग में आपके शरीर का यकृत,
जिसको आप लीवर बोलेंगे, लीवर प्रभावित होता है। पहला फैक्ट ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे फैक्ट की और अगर हम आए तो हम बातचीत करना चाहेंगे, अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि पोलियो रोग में मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना पोलियो रोग होने पर आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। नर्वस सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भाई साहब, अगर एग्जामिनर पूछता है कि निमोनिया रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया रोग से मनुष्य के शरीर का, ध्यान रखिएगा, लंग्स जो है हमारे, फेफड़े हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक। ये वो क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो इन्हें भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, 11 नवंबर को, 20 नवंबर को, 25 नवंबर को, 30 अप्रैल को। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, 11 नवंबर को। क्यों मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाते हैं। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मनाते हैं, तो ध्यान रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर हम ये दिवस मनाते हैं। यहां पर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए हैं, या स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए हैं, तो भी आप राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही राइट आंसर लगाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है जापान, या चौथा ऑप्शन है अमेरिका। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? ध्यान रखिए, यूएसए बना है, अमेरिका बना है। ओके है, क्लियर है मेरी बातें? इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको विशेष रूप से जानना चाहिए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन पर। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए सबसे पहली बैठक हुई थी 30 नवंबर सन 2015 को। और कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बात करें तो पेरिस फ्रांस के अंतर्गत इसकी बैठक हुई थी। अगर बात करें कि कौन से दो बड़े नेताओं की ये आइडियोलॉजी है, तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी पेशकश की गई थी। मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह हुआ कि ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना में किन दो बड़े देशों का सहयोग रहा है, तो ध्यान रखना दो बड़े देश थे। पहला देश है भारत और दूसरे देश है, ध्यान रखना, फ्रांस। इन दोनों देशों के सहयोग से इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इस संगठन को लेकर संधि कब हुई है, तो ध्यान रखना संधि की गई थी 6 दिसंबर सन 2000 को। ओके, क्लियर है मेरी बातें? यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले आपसे अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ध्यान रखिएगा इस संगठन का हेडक्वार्टर है। क्लियर है मेरी बातें? गुरुग्राम कहां पड़ता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो ध्यान रखना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर
हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है मेरी बातें? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं 101वें देश की ओर। तो अमेरिका बना है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां देश। ध्यान रखिए, याद रखिएगा 101वें नंबर में शामिल हुआ है। और अगर हम बात करें कि अमेरिका इस संगठन में क्यों शामिल हुआ है, तो सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से याद रखना अमेरिका इसमें शामिल हुआ है। अगर यहां पर हम बात करें अमेरिका देश की, यूएसए की, तो ध्यान रखना यूएसए की राजधानी कहां पर है? तो यूएसए की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछ ले यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, तो ध्यान रखना जो बाइडेन। जो बाइडेन ध्यान रखना राष्ट्रपति है। और अगर आपसे पूछ ले करेंसी, मुद्रा, तो ध्यान रखना यूएसए की जो करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर। क्या है? अमेरिकन डॉलर है। क्लियर है मेरी बातें? तो ये 3 फैक्ट विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने असम राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन देख लीजिए, एक्सिस बैंक ने नियुक्त किया है, देना बैंक ने किया है, एचडीएफसी ने किया है, या फिर बंधन बैंक ने किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने, ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है जुबीन गर्ग, और जुबीन गर्ग जी को बंधन बैंक ने असम राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। याद रखिए, बंधन बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें? अब बात करते हैं यहाँ पर बंधन बैंक की, कि बंधन बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बंधन बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर विराजमान है चंद्रशेखर घोष। क्लियर है मेरी बात है? तो चंद्रशेखर घोष याद रखना बंधन बैंक के एमडी और सीईओ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन देख लीजिए, शरण्या शशि, कोझिकोड शारदा, प्रिया प्रकाश, या चित्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड शारदा। तो कोझिकोड शारदा का ध्यान रखिएगा, 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। किस भाषा की अभिनेत्री रही है? तो ध्यान रखना मलयालम अभिनेत्री है। ध्यान रखिएगा, मलयालम अभिनेत्री है। मलयालम अभिनेत्री है, अभिनेत्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिए। चलिए कुछ डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो किसका निधन हुआ है? कोझिकोड शारदा जी का निधन हुआ। मशहूर मलयालम अभिनेत्री थी। बात कर लेते हैं कितनी तारीख को निधन हुआ है? तो 9 नवंबर 2021 को इनका निधन हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगर हम बातचीत करें तो ध्यान रखना, कोझिकोड की रहने वाली शारदा एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थी। क्लियर है बातें? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों हमारा, अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए थे? ऑप्शंस देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 9 देश शामिल हुए थे, 13 देश शामिल हुए थे, या 7 देश शामिल हुए थे, या फिर 12 देश शामिल हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों 7 देश शामिल हुए थे। तो 7 देश शामिल हुए थे, जिसमें 5 सेंट्रल एशियाई कंट्री थे, फिर रूस था, फिर भारत था, ये 7 मेंबर्स हो गए। और 2 मेंबर्स ने याद रखना इसका बहिष्कार किया था। उसमें पहला देश आता है जिसने बहिष्कार किया था, वो था चीन, और दूसरे नंबर में था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान। इन दोनों देश ने याद रखिएगा इस मीटिंग का बहिष्कार किया था, और याद रखना ये शामिल नहीं हुए थे। देखिए वर्तमान में हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार की परिस्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है।
अभी यूएनओ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो अनुमान बताए जा रहे हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस ठंड के दिनों में, इस विंटर में ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान की आधे से अधिक जो आबादी होगी वो खाली पेट सोएगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे केस भी देखने मिले थे कि एक अफगानिस्तान के पिता थे जिनकी से 4 संतानें थीं, उसमें से एक बच्ची को उन्होंने बेच दिया था। अब बेचा क्यों था? तो ध्यान रखना, बेचा उन्होंने इसलिए था क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे, अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक बच्ची को बेच दिया। और जिसे बेचा था वो लगभग 60 वर्ष का बुजुर्ग था। उस बच्ची की उससे शादी कराई गई। बच्ची की उम्र शायद 16 साल या 14 साल समथिंग की थी, और उस बच्ची का जब विवाह कराया गया 60 साल के बुजुर्ग से, तो ध्यान रखिएगा वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको मारता था, पीटता था। तो उसके बाद में यह भी घटनाक्रम निकल कर आया कि आखिरकार बच्ची के पिता ने उनके सामने पैर पकड़ लिए कि भाई साहब, आप मेरी बच्ची को प्रताड़ित ना करें, इस बच्ची को मैंने बेचा है केवल और केवल इसलिए क्योंकि मेरे अन्य परिवार के मेंबर्स को मैं खिला सकूं। ये परिस्थितियां हैं वहां पर। और ऐसी परिस्थिति में जब भारत देश ये बोल रहा है कि भाई साहब हम अफगानियों के लिए सहायता करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये निहायती दो मूर्ख देश जो नहीं चाहते कि अफगानियों को सहायता मिल सके, एक तरह से कहना चाहिए हेल्प हो सके, इनका याद में ये विरोध कर रहे हैं और ऐसी बैठकों का ये बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर देखें तो ध्यान रखना 7 देशों ने इस बैठक में शामिल हुए। तो ध्यान रखना 7 देश इसमें शामिल हुए। कितनी तारीख को यह बैठक हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 10 नवंबर को यह बैठक हुई थी। ठीक है, किन 2 देशों ने याद रखना इसका बहिष्कार किया? तो इसमें बहिष्कार करने वाले देश थे चीन और पाकिस्तान ने इसमें याद रखना शामिल होने से पहले ही मना कर दिया था। कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो ध्यान रखिएगा ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ध्यान रखिएगा तजाकिस्तान। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 हो गए। और 7वें नंबर में जो शामिल हुआ है वो तो भारत खुद शामिल हुआ है। दैट्स वाई 7 देश इसमें शामिल हुए थे। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, विराट कोहली, स्मृति मंधाना, आसिफ अली, लॉरा डेलानी, बाबर आजम, मेगान स्कॉट और टिम पेन और सना मीर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आसिफ अली पाकिस्तान और लॉरा डेलानी आयरलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगे ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है आसिफ अली। किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान की यह खिलाड़ी हैं। महिला के क्षेत्र में, महिला वर्ग में किसे ये अवार्ड दिया गया? तो महिला वर्ग में दिया गया है लॉरा डेलानी को ये अवार्ड दिया गया है। किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड देश की क्रिकेट खिलाड़ी है। ओके, बात कर लेते हैं, याद रखिएगा किस मंथ के लिए दिया गया? तो अक्टूबर मंथ के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। किसने दिया है? तो आईसीसी ने यह अवार्ड इन्हें प्रदान किया है। यहां पर आपके हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है आईसीसी। तो चलिए अब बात करते हैं आईसीसी पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो इसका संक्षेप नाम क्या है? आईसीसी। अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, अगर बात करें इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। मतलब याद रखिएगा अच्छाई के लिए क्रिकेट खेलना है, लोगों में मितव्ययिता बन सके, लोगों में याद रखिएगा जुड़ाव हो सके, इसके लिए क्रिकेट है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें तो याद रखिएगा मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें सदस्यता की तो इसमें कितने मेंबर सदस्य हैं? तो 104 मेंबर इसमें सदस्य हैं। आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा। और चलिए अब डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन है
हजारीबाग, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है दरभंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। तो श्रीनगर को यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज लिस्ट में शामिल किया है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट में। तो ध्यान रखना किस शहर को शामिल किया है, तो ध्यान रखिएगा इससे शामिल किया है श्रीनगर को। अगर बात करें तो श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के कितने शहरों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा 49 शहरों को शामिल किया गया है, 49 शहरों को शामिल किया गया है। और इन 49 शहरों में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बताएंगे, श्रीनगर है। और अगर हम बात करें इन 49 शहरों के शामिल होने के उपरांत इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हो चुके हैं। अगर हम बात करें श्रीनगर को क्यों शामिल किया गया है, तो श्रीनगर को शामिल किया गया है शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। ओके, श्रीनगर भारत के किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है, तो वर्तमान में यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? ऑप्शन देख लीजिए, राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है संकल्प गुप्ता, ऑप्शन सी है अनिल कुमार और ऑप्शन डी है मोहन कुमार गुप्ता जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकल्प गुप्ता। तो संकल्प गुप्ता बन चुके हैं भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। तो ये है, ध्यान रखिएगा, संकल्प गुप्ता। और संकल्प गुप्ता जी बन चुके हैं हमारे भारत देश के 71वें ग्रैंड मास्टर। किस खेल से संबंधित है ये ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता, तो ध्यान रखना यह शतरंज खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन की आयोजित प्रतियोगिता में सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय यानी कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद बने थे। किस सन में बने थे प्यारे साथी, तो 1989 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। क्लियर है मेरी बातें? तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, संकल्प गुप्ता जी बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने बताएंगे, विश्वनाथन आनंद जी बने थे। और 1987 में याद रखना भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? पद्मश्री दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। क्यों दिया गया है, तो कर्नाटक राज्य के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें, तुलसी गौड़ा ने लगभग 30,000 से अधिक पौधों को लगाने तथा पिछले 6 दशकों में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा जी की, तो ध्यान रखना यह कर्नाटक राज्य के हल्की जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इनकी जनजाति क्या है, ध्यान रखिएगा, हल्की, याद रखिएगा इनकी जनजाति है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कशन करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, और ऑप्शन है सी और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति जो बाइडेन को। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में। ये लिस्ट किसने जारी की है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे ने इस लिस्ट को जारी किया है।
अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शन में किस किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आप सब जानते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। स्कॉट मॉरिसन ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम बात करें बोरिस जॉनसन तो याद रखना यह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति जो बाइडेन की तो याद रखना यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इन सबको पीछे छोड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री ध्यान रखना पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। चलिए फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। किसने रिपोर्ट जारी की है, तो रिपोर्ट जारी की है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट थी। कुल मिलाकर कितने राष्ट्राध्यक्षों में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना कुल मिलाकर 13 राष्ट्राध्यक्षों में याद रखिएगा भारतीय प्रधानमंत्री को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति 6वें नंबर पर रहे हैं और याद रखना ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं इन्हें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है मेरी बातें? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपके इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो ये डाउट आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपको निसंदेह वहां पर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उनके डाउट आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन है 50%, ऑप्शन है 35%, ऑप्शन है 75% और ऑप्शन है 45%। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है याद रखिएगा 75%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 75% आरक्षण कहां दिया जाएगा बताएंगे, स्थानीय लोगों को दिया जाएगा और ध्यान रखना प्राइवेट नौकरियों में ये इनको आरक्षण दिया जाएगा। अगर बात करें तो ध्यान रखना 75% आरक्षण की बात की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की घोषणा की है। अब याद रखना इसके बाद क्या होने वाला, तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें कि यह कब से प्रावधान लागू होंगे, तो यह प्रावधान लागू होंगे 25 जनवरी 2022 से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे। कितनी तारीख को यह अनाउंसमेंट की गई थी, तो 9 नवंबर को यह अनाउंसमेंट की गई थी। तो क्या क्या डिस्कस करें आपने, किस राज्य ने अनाउंसमेंट की है, हरियाणा ने। किस लिए अनाउंसमेंट की है, तो प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए यह अनाउंसमेंट की गई है। यह व्यवस्था कब से लागू होगी, तो ध्यान रखना 15 जनवरी 2022 से ये व्यवस्थाएं लागू होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 168वां, दूसरा ऑप्शन है 166वां, तीसरा ऑप्शन है 178वां और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 168वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। क्या है यह सूचकांक, इस पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा विभिन्न देशों के अंदर जो उस देश में एनवायरनमेंट की स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और यह देखा जाता है कि एनवायरनमेंट की स्थिति खराब होने से उस देश के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार पर यह लिस्ट जारी की जाती है और इस लिस्ट में भारत का स्थान कहां पर है बताएंगे, 168वां भारत का स्थान है। चलिए फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का स्थान है बताएंगे 168वां। इस रिपोर्ट का कौन सा एडिशन जारी हुआ है, तो रिपोर्ट का जो एडिशन है ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट कौन से एडिशन की है, तो याद रखना इस रिपोर्ट का एडिशन है 12वां। बात कर लेते हैं रिपोर्ट कितने वर्षीय है, कितने वर्ष में ये लॉन्च होती है, तो याद रखना 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
बात कर लेते हैं कि भारत का स्थान क्या रहा है, तो एनवायरमेंट प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 168वां। क्लियर है चीजें। वायु प्रदूषण सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक तो है ही है। अगर बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये रिपोर्ट जारी की है, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO और यूनिसेफ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो क्लियर है चीजें। तो ये सारे फैक्ट आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपके मन में अगर कोई भी डाउट आ जाए तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको वो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं निसंदेह आपको आपके डाउट का क्लियर आंसर आपको दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।